हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और आज स्टार्ट कर रहे हैं सोशोलॉजी। और इससे पहले हम दो सोशोलॉजी की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी मीडियम में, और ये हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि सर इंग्लिश मीडियम में भी लेके आओ। तो हमारे इंग्लिश मीडियम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आज करने वाले हैं। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं बता के चलूंगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने चैप्टर्स ना पढ़े हो, उनको ना पता हो चैप्टर्स में क्या क्या है, तो कुछ कुछ टर्म्स को मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए चलूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको थोड़ा सा डीप इनको मैं समझाता हुआ चलूंगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, डिस्कस द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिखाई दे रही होगी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। जब भी हम बात कर रहे होते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, इट्स मीन्स हम बात कर रहे होते हैं द स्टडी ऑफ पीपल, यानी लोगों की स्टडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्योंकि हम किस चीज़ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र में बात कर रहे हैं। और समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? लोग, यानी समाज के अंदर लोग रहते हैं और लोगों से ही मिलकर एक समाज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है लोगों के बारे में पढ़ाई करना कि किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके का उनका माइंडसेट होता है, और किस तरीके से उनके माइंडसेट के साथ साथ एक समाज का निर्माण होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डेमोग्राफिक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे होते हो। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में आप स्टडी कर रहे होते हो, इसको आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हो। समटाइम ये भी पूछ लेता है, गिव द एग्जांपल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये भी आ जाता है डेमोग्राफिक जो आपका ट्रांजिशन है इसको डिफाइन करो। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है, डेमोग्राफिक अ सिस्टम ऑफ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, एक ऐसा सिस्टमेटिक है जिसमें आप लोगों की बारे में पढ़ते हो और किस तरीके का उनका माइंडसेट है इसके बारे में पढ़ते हो। तो ये वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है ये हमारा। और डोम्स का मतलब क्या होता है? पीपल होता है। और ग्राफिक्स का मतलब डिस्क्राइब, यानी लोगों के बारे में डिस्क्राइब करना, लोगों के बारे में जानना, उनके माइंडसेट के बारे में जानना और उनके बारे में डीप नॉलेज गेन करना, क्या कहलाता है? आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहलाता है, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। नाउ उनके बर्थ रेट के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, सेक्स कॉम्पोजिशन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। मतलब बर्थ रेट कैसा है, कहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं। सेक्स कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और किस तरीके से इनका रेशो आगे बढ़ रहा है। तो इन सब के बारे में डीप नॉलेज हम यहाँ पे हम गेन करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि सोशोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू, क्योंकि आप एक समाज में रह रहे हो और उसी समाज के बारे में आपको जानने की थोड़ी ज़रूरत भी होती है कि किस तरीके से सोसाइटी फॉर्मेशन होता है, किस तरीके का लोगों का माइंडसेट होता है। उन सब के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसका पहला कारण ये है कि आप इसमें लोगों के माइंडसेट के बारे में पढ़ते हो, और जब आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको लोगों के माइंडसेट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द थ्योरी ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ थ्योरी दैट शोज लाइट ऑन चेंज इन बर्थ एंड द डेथ रेट। देखने को मिल रहा है धीरे धीरे जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं और लोग अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं, मतलब अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं। जब आप अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दोगे, इसका मतलब क्या? आप लॉन्ग लिव करना चाहते हो, मतलब लंबा जीना चाहते हो। तो इसी तरीके से आपको ग्रोथ रेट भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। किस चीज़ की? पॉपुलेशन की। ठीक है, सो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट चीज आती है, अलॉन्ग विद एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेंडेंसी ऑफ द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर डिफरेंट। इसी वजह से जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, न्यूट्रिशियस बॉडी को अच्छा मिल रहा है, हम सेहत के ऊपर ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इन्हेंस करते चले जा रहे हैं। और ये भी समाज का बहुत ही सभ्य अंग है जिसमें हम अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियसली बात कर रहे हैं। और जब हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसमें किसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं? पीपल की हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो मतलब लोगों की हेल्थ के बारे में जानना, उनके माइंडसेट के बारे में जानना एक तरीके से किस चीज़ का पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। गॉट इट? आई होप आपको समझ आया होगा क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब लोगों की स्टडी करना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। गॉट इट? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइज द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द फैमिली प्लानिंग, यानी कि एनालाइज करना है आपको, किस चीज़ को एनालाइज करना है आपको? सक्सेस और फेलियर ऑफ फैमिली प्लानिंग। देखो, फैमिली प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखने को क्या मिल रहा है, आज हम कौन सी चीज़ पे रह रहे हैं? ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है कि डे बाय डे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इस वजह से देखने को मिलता है कि फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको, आपके बच्चे हैं, इसमें आप उनको एजुकेशन देना चाहते हो, स्किल देना चाहते हो, एक्सपर्टाइज देना चाहते हो, उनको एक सक्सेस पे देखना चाहते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ह्यूमन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब ह्यूमन जो इन्वेस्टमेंट होती है ह्यूमन के सेक्टर में आपको करनी पड़ेगी। ज़्यादा ज़्यादा पैसा उनके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो आप ज़्यादा ऐसा नहीं कर पाओगे। जो कम लोग होंगे तो आपके पास पैसा
ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसीलिए फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो जो मनी का फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी वजह से भी फैमिली प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती चली जाती है। सो सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द फैमिली प्लानिंग आर, पहला आता है आपके सामने, द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड। अब क्या है, सक्सेस ये है कि फैमिली प्लानिंग की वजह से जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज तो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बट पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है। डे बाय डे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो ह्यूमन की वजह से क्या हो रहे हैं, डिप्राइव होते चले जा रहे हैं, बट इंक्रीज हो रही है आपकी पॉपुलेशन। इसी की वजह से फैमिली प्लानिंग की वजह से आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड हियर। सेकंड आता है आपके सामने, पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग स्मॉल फैमिलीज। एक तरीके से स्मॉल फैमिलीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनके नॉर्म्स को अप्रिशिएट करा जा रहा है, और एक तरीके से हमारे समाज में काफ़ी डीपली ये क्या हो चुका है, समा चुका है कि हम छोटी फैमिली को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है एंड मैटरनल रेट हैज़ बीन ब्रॉट डाउन, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर होता है, यानी छोटे बच्चों की जो जन्म के वक्त मृत्यु होती है वो अब नहीं होती, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव हो गई, मदर भी सिक्योर होती है एंड द चाइल्ड इज ऑल्सो सिक्योर। इस मीन्स द देखने मिल रहा है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक तरीके से लाने की आवश्यकता नहीं है। इस मीन्स आप अगर सही से काम कर रहे हो, द थिंग इज दैट टू बी अंडरस्टैंड हियर इज कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चे पैदा करने की आवश्यकता यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ऑल द किड्स आर सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव ले रही है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा डिजीजेज होती थी तो बहुत से बच्चों की डेथ हो जाती थी। इस वजह से इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता था, फैमिली प्लानिंग में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अकॉर्डिंग माई पॉइंट, नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी। पहले के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि लोगों की मृत्यु जल्दी होती थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। और साथ साथ हमें ये भी समझना है, जब मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी इस मीन्स कि छोटी से छोटी बीमारी भी काफ़ी बड़ी हो जाती थी और लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि उसको ठीक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अचीव नियरली यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। एक तरीके से अवेयरनेस को इंक्रीज किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबने साथ मिलकर काम किया है। और एक तरीके से जो आपके ग्राम स्तर पे भी अवेयरनेस होती है उसको भी काफ़ी इंप्रूव किया गया है। इसी की वजह से देखने को क्या मिल रहा है, फैमिली प्लानिंग सक्सेसिव नॉर्म की तरह आगे बढ़ रहा है। अब इससे कुछ फेलियर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ फेलियर्स हैं क्या। तो पहला पॉइंट आता था ग्रोथ रेट कंट्रीज। ठीक है, द ग्रोथ रेट है कंटिन्यूज टू हाई, नॉट कंट्रीज एंड कॉन्टिन्यूस, ये क्या लिखा, कॉन्टिन्यूस। द ग्रोथ रेट कॉन्टिन्यूज टू हाई एज कम्पेयर टू द डेवलप नेशन, यानी कि डेवलप नेशन की अगर बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, यूके की बात कर लें, फिनलैंड की बात कर लें, स्विट्जरलैंड की बात कर लें, यहाँ पे बहुत कम है। क्या चीज़ कम है, ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, बट डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। तो उनसे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से किड्स की संख्या ज़्यादा होती है, बेबीज की संख्या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट की अगर बात कर ली जाए तो क्रोसिव फैमिली प्लानिंग। ठीक है, क्रोसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज बीन अपोज्ड बाय द पीपल, मोस्टली पुअर एंड पावरलेस पीपल वर टू विक्टिम्स। देखने को मिलता है जो पुअर पीपल होते हैं वो फैमिली प्लानिंग में उतना विश्वास नहीं रखते, उनको ऐसा लगता है जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो अर्न कर सकते हैं। इसी वजह से वो इन चीज़ को क्या करते हैं, अपोज करते हैं और एक तरीके से विक्टिम के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे सामने अ लेक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिलीफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, और अलग अलग प्रकार से यहाँ पर सरकार ने भी सभी लोगों को समान सुविधा नहीं दी पाई है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इतनी अवेयरनेस या फिर इतनी मेडिकल सेक्टर में फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं पता है कि हाउ टू प्रिजर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड ऑल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपके सामने हाउ पॉपुलेशन इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पॉपुलेशन जो होती है वो एक इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, अगर पॉपुलेशन के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, उसको एक ज़्यादा उसमें ध्यान देंगे तो एक पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एसिड बन जाता है आपके लिए। एसिड बन जाता है मतलब आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर एक पुअर कंट्री हो और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यही पॉपुलेशन एक तरीके से आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्यों क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन को क्या चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, अच्छी लाइफस्टाइल देनी पड़ेगी, फूड देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, शेल्टर देना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पॉपुलेशन को देनी पड़ेगी एज अ गवर्नमेंट, बट आप नहीं दे पाते बिकॉज आपके पास रिजर्व नहीं है, आपकी जीडीपी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। इसी वजह से देखने को मिलता है उस सोसाइटी में, उस समाज में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्या होती है, बढ़ जाती हैं।
ठीक है। उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी बिकॉज लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, इट्स मे बी इंक्रीजिंग। ठीक है, हाइपर लिंक देखने को मिलेगा आपको किस चीज़ में, एक तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। तो एक समाज कैसा बन रहा है उस सोसाइटी में, समाज ऐसा बन रहा है जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, शिक्षा नहीं है, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है। तो इसी वजह से देखने को मिला है कि पॉपुलेशन है तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो देखने को मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ते हैं। तो मैं आपके सामने एक बार रीड कर देता हूँ क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो पहला आता है, इफ द पॉपुलेशन विल बी मोर देन इट्स विल मे एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज इफ कंजम्पशन विल बी मोर देन प्रोडक्शन एंड द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विल बी डिप्लेटेड वेरी क्विकली। यानी कि कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा तो कंजम्पशन तो ज़्यादा ही होगा, नो डाउट। जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज है आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट यानी खत्म होते चले जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन अगर कम होगी तो कंजम्पशन रेट भी काफ़ी स्लो होगा। ठीक है, इट विल रिड्यूस द नेशनल इनकम, नेशनल की जो इनकम है वो भी कम होती चली जाएगी एंड द कंट्री विल बिकम पुअर, और धीरे धीरे जो देश है आपका गरीब होता चला जाएगा। और हम जानते हैं, अब इसको सोसाइटी से लिंक करके देखना है आपको, समाज से लिंक होकर देखना है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा तबका गरीब है इस मीन्स क्या, सोसाइटी कैसी हो जाएगी, पुअर, और पुअर सोसाइटी में ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और अनएजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन होती हैं, और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होती हैं इस मीन द सोसाइटी इज़ वेरी बैकवर्ड, धीरे धीरे सोसाइटी पूरी बैकवर्ड होती चली जाएगी। इस पर हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। इफ़ द पॉपुलेशन विल बी लेस, अगर कम पॉपुलेशन होगी देन इट विल बी हैव एन वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज द प्रोडक्शन विल बी मोर देन द कंजम्पशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, कंपनी जो आपकी कंट्री है वो आगे बढ़ती चली जाएगी एंड द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विल रिमेन इंटैक्ट ऑफ द लॉन्गर पीरियड। ज़्यादा समय तक क्या हो सकता है, आपके रिसोर्सेज चलेंगे और पर कैपिटा इनकम, जिसे आप प्रति व्यक्ति आय कहते हो, वो बढ़ती चली जाएगी। और सोसाइटी में, समाज में पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी की सहायता से आप एक समाज में इनकम का आकलन कर सकते हो। यानी पैसे का आकलन किसके थ्रू किया जा सकता है, पर कैपिटा इनकम के थ्रू किया जा सकता है। इसीलिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, किस चीज़ का इंडिकेटर है, समाज को सभ्य समझने का या फिर कितना पैसा है उनके पास, ये समझने के लिए पर कैपिटा इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से बोलता है नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज एज वेल, धीरे धीरे नेशनल की इनकम भी इंक्रीज होगी और साथ साथ आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी कम होती चली जाएंगी। नाउ द कंट्री बिकम प्रॉस्पर, और समाज भी कैसा होगा, बहुत ज़्यादा सभ्य होता चला जाएगा। तो हाउ पॉपुलेशन इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर करके जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्राइब्स एंड कास्ट, ट्राइब्स एंड कास्ट के बीच में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। तो पहला आता है आपके पास, कास्ट क्या होती है। कास्ट जन्म एक तरीके से इंडियन सोसाइटी में कास्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि अगर 5 साल के बच्चे से भी पूछेंगे आपकी कास्ट क्या है तो वह बता देगा आपको, वो बता ही देगा कि वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, क्या है, बनिया है, गुप्ता है, क्या है, वो सब बता देगा। इट्स मीन्स क्या है कि जन्म के आधार पर कास्ट होती है। ठीक है, कास्ट जन्म के आधार पर होती है, बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और एक तरीके से प्योरिटी कह सकते हो कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा दिखाने की होती है होड़, एक तरीके से इंडियन सोसाइटी में कि हम आपसे बड़े हैं, ऐसा होता है। एंड बिलीव इन रिलीजन, रिलीजन में विश्वास रखते हैं, और ओरल और रिटन इसमें होता है। आपका रिलीजन का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। हायरार्किकल सिस्टम होता है, हायरार्किकल सिस्टम यानी कि सिस्टम से बटा हुआ था, 1 2 3 इस तरीके से हायरार्किकल सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ट्राइब्स क्या होती है, देखो जनजाति आपको पता है, जनजाति के कुछ कुछ राज्य भी हैं आपके पास, उड़ीसा देखने को मिलेगा आपको, झारखंड देखने को मिलेगा, कुछ कुछ ऐसे जनजातीय राज्य, वेस्ट बंगाल में भी कुछ कुछ ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ट्राइब्स इंडिया में काफ़ी पाई जाती हैं, जिसे आप शेड्यूल कास्ट भी कहते हो, शेड्यूल ट्राइब्स भी कहते हो। ठीक है, अब किनशिप बेस्ड मोड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ओरल फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। किनशिप बेस्ड ऑफ मोड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रैक्टिस रिलीजियस, और यहाँ पे जो रिलीजियस होता है वो रिटर्न नहीं होता है। और इनलाइटेड सिस्टम यानी कि इनलाइटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इससे जो यहाँ पर जो पाया जाता है इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पर जितना चीज़ है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ट्राइब्स एंड कास्ट में अंतर ये पाया जाता है कि एक दूसरे की वाइस वर्सा होती है, एक तरीके से समान नहीं होंगी, विपरीत होंगी। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइस वर्सा नहीं होंगी, विपरीत होंगी। नेक्स्ट आता है आपके पास, डिस्कस द थ्योरेटिकल डिस्कस द थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कास्ट सिस्टम। इसमें आप बात करेंगे कि जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, उसके प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे, और किस तरीके से कास्ट सिस्टम सोसाइटी में अपनी एक इंस्पिरेशन को छोड़ता है, किस तरीके से कास्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है किसी भी एक सोसाइटी में, और उसकी रूट्स कितनी डीप हैं।
क्योंकि कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी के लिए तो नया नहीं है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने समय से चल रहा है। तो कास्ट सिस्टम को क्यों समझना जरूरी है और किस तरीके से कास्ट सिस्टम में मैरिजेज होती हैं और किस तरीके से डिफरेंटली वर्क करता है सारे के सारे रिलीजन फैक्टर की अगर हम बात कर लें, हिंदू में अलग होता है, जैन में अलग होता है, पारसी में अलग होता है, बुद्धिज्म में अलग होता है, जूस में अलग होता है, हर किसी में अलग होता है। इस मीन्स क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्रिंसिपल को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे प्रिंसिपल की वैल्यूज अलग अलग है, क्योंकि कल्चरल एंड आइडियोलॉजीज दोनों की दोनों अलग होती हैं। ठीक है, कल्चर एंड आइडियोलॉजी दोनों की अलग अलग होती है, इसी वजह से इनको समझना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ कास्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेट ऑफ एन प्रिंसिपल, इनमें दो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला आता है डिफरेंस एंड द सेपरेशन। ठीक है, डिफरेंस एंड सेपरेशन आप देखेंगे किस तरीके से डिफरेंस और किस तरीके से अलग है, सेपरेट किस तरीके से है। पहला आता है स्क्रिप्चुअल रूल्स रेगिंग फ्रॉम द मैरिजेस, फूड शेयरिंग ऑफ एक्टिविटीज, प्रिवेंट फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ इन कास्ट। अलग अलग है, शादी करने का तरीका अलग है, फूड अलग है, सारी की सारी चीज़ें अलग है। वुल्सिम एंड हायरार्की, द हायरार्किकल डिवीजन ऑफ द कास्ट। हायरार्किकल डिवीजन ऑफ कास्ट इंपॉर्टेंट है समझना, हायरार्किकल डिवीजन ऑफ कास्ट किस तरीके से डिवीजन ऑफ कास्ट है। एंड ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्योरिटी ऑफ द पीपल। और ये क्या है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्शंस बिटवीन द प्योरिटी एंड पॉपुलेशन। ये प्योरिटी एंड पॉपुलेशन के ऊपर वर्क करता है। गॉट इट माई पॉइंट हियर कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें अपने आप को श्रेष्ठता की भावना से देखना इज कॉल्ड एज प्योरिटी एंड पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास जो आपको समझना है यहाँ पर, वो ये है इंडियन कास्ट सिस्टम एंडोग्रामी इज एन प्रैक्टिस ऑफ एन मैरिज विद इन द स्टेट कास्ट, यानी कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं। एक्सोगेमी इज अ प्रैक्टिस मैरिज आउटसाइड द क्लैन और द कोटा, यानी कि अपनी ही जाति में शादी करना और किसी दूसरी की शादी में जाति में विवाह करना। इस तरीके की प्रथाओं को समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंडियन कास्ट सिस्टम एडोग्रामी इज एन प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट, मतलब अपने कास्ट में ही विवाह करना। एक्सोग्रामी मतलब अपनी कास्ट से बाहर विवाह करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, अब आता है a proprietary caste group is a group that's own most of the resources can command labor to work for them। मतलब क्या है यहाँ पर, दे ऐसा बोल सकते हो दे आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबर वर्क, यानी कि ये इनको पसंद होता है कि इनके अंडर कोई काम कर रहा है। समटाइम ऐसा भी होता है सर्वेंट्स वगैरह को रखते हैं। तो प्रोमिनेंट कास्ट ग्रुप इज अ ग्रुप दैट ओन्स मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड कैन कमांड लेबर टू द वर्क फॉर देम, और इनके लिए काम करते हैं वो। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट आता है कास्ट पंचायत क्या होती है, पंचायत विच आर कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर इंटरेस्ट नीड डिमांड प्राइमरी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल बाय द अपर कास्ट एंड रिच लैंडलॉर्ड्स एंड लैंड पीजन। यानी कास्ट पंचायत में होता है जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वही समाज को कंट्रोल करते हैं, वही अपनी डोमिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे लोग होते हैं उनका शोषण करना स्टार्ट करते हैं, उनको एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट करते हैं, उनकी ज़मीनों को छीनना स्टार्ट कर देते हैं, उनको अपने यहाँ पे काम करवाते हैं और सही से सैलरी भी नहीं देते। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर आपको महान बनना है तो आपको दूसरों को दबाना पड़ता है, ऐसा इनका थोड़ा मानना होता है, ऐसा माइंडसेट होता है इनका। इस तरीके से यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ हैज ए इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट, हाउ हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट, हाउ हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट द कास्ट सिस्टम, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कास्ट सिस्टम को इफेक्ट करता है। यहाँ पे आपको समझना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से इफेक्ट करता है कास्ट सिस्टम को। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक अलग टॉपिक है और कास्ट सिस्टम एक अलग टॉपिक है, बट इन दोनों के एक साथ मिलकर देखेंगे इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा ये सारे के सारे लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू सारे के सारे लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, अलग अलग जाति के लोग। और पहले ऐसा होता था कास्ट सिस्टम के थ्रू कि सेपरेशन होते थे, एक व्यक्ति दूसरी जगह काम नहीं कर सकता वो अगर दलित है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद किस तरीके से सोसाइटी रिफॉर्म हुई है उस रिफॉर्म के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कास्ट सिस्टम को किस तरीके से कम किया है और किस तरीके से बड़ी बड़ी शहरों में जो जातिवाद की राजनीति थी या फिर जातिवाद है वो किस तरीके से कम हुआ है उसको हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो नाउ in many large cities, people started to live with each other without any discrimination due to industrialization। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, जो भेदभाव है वो काफ़ी कम हो गया है। इसी की वजह से हमें यहाँ पे समझना क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन जब कम हो जाता है तो सोसाइटी बिकम मोर प्रॉस्पर और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ पे आप ध्यान देते हो कि आपकी आय बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है और जातिवाद को खत्म करने के लिए यहाँ पर प्रयास किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पे आ जाते हैं। द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन ब्रॉट वेल्थ
टू द सोसाइटी विद विच द क्लास सिस्टम हैज प्लेस द कास्ट सिस्टम। अब इस चीज को समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ब्रॉट वेल्थ। इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक तरीके से वेल्थ में इंक्रीज अप हुआ है। वेल्थ में इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स कि आपकी जो धीरे धीरे आपकी माइंडसेट भी चेंज होगा। एंड टू द सोसाइटी विद विच द क्लास सिस्टम हैज रिप्लेस द कास्ट सिस्टम। और क्लास सिस्टम ने एक तरीके से आपका कास्ट सिस्टम बदल दिया। क्लास सिस्टम कहाँ से आता है? वेल्थ से आता है। और धीरे धीरे वेल्थ ने कास्ट सिस्टम को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है बड़े बड़े सिटीज़ में। एग्जाम्पल अगर देखें मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, अलग अलग जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है इतना। यहाँ पे क्लास सिस्टम है, यानी यहाँ पे रिच और पुअर है। ऐसा नहीं है कोई दलित और वंचित है, ऐसा नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल ही सोसाइटी यहाँ पर रिफॉर्म दिखाई देगी आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट आता है पीपल स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड एंड दिस चेंज देयर आर अप्रोच कम्प्लीटली। और एक तरीके से इसने उनकी अप्रोच को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। एजुकेशन आपके माइंडसेट को चेंज कर देती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल आप फिजियोलॉजिकल थोड़ा सा अलग हो जाते हो। इसी वजह से एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनटचेबिलिटी वॉज इन डिस्कोर्स एंड इवन द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज इन गिवन सर्टेन राइट्स। अब देखो, यहाँ पे समाज को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए वी नीड टू वर्क फॉर द सोसाइटी। हम यहाँ पे सोसाइटी के लिए काम करेंगे, क्योंकि समाज को और आगे बढ़ाया जाएगा तभी कंट्री आगे बढ़ेगी। इसी वजह से जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी आपको क्या देता है? बहुत से अधिकार देता है। बहुत से आर्टिकल्स में रिटर्न है कि जो आपकी अनटचेबिलिटी उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। क्योंकि जो अनटचेबिलिटी है, स्लेवरी है, और जो पहले टाइम पर सती प्रथा भी थी, इन सारी की सारी जो बुरी चीज़ें हैं, इनको समाज से हटाना पड़ेगा, तभी एक सोसाइटी क्या कर सकती है? आगे बढ़ सकती है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डू, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करेंगे आप, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी क्या है? ये बहुत ही खराब चीज़ है सोसाइटी के लिए। इससे एक तबके को आप बहुत ज़्यादा हरास करना स्टार्ट कर देते हो। तो अनटचेबिलिटी इज़ वेरी बैड फॉर द सोसाइटी। इसी वजह से इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको अबॉलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो फिफ्थ पॉइंट है, the industrialization has increased the international relation because of which people have left their ancestral places and started living in other countries। अब देखने को मिलता है कि अमेरिका में भी तो इंडियन अमेरिकन रहते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर उनके एंसेस्टर्स रहते थे इंडिया में, बट अपनी स्किल की वजह से और अपनी नॉलेज की वजह से वहाँ पे गए, वहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या? उनके एंसेस्टर तो यहाँ पे रहते थे, बट वो वहाँ पर चले गए हैं। और देखने को मिलता है कि अमेरिका में रेसिज्म इतना नहीं है, बट इंडिया में इस तरीके का थोड़ा बहुत रेसिज्म पाया जाता है। बट जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी इंप्रूव होती चली जा रही है, वैसे ही एक तरीके से ये रेसिज्म भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और वन डे हमारी सोसाइटी भी वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास सोसाइटी वर्ल्ड में बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डिस्कस द डिस्कस डिस्कस द रोल सोशल रिफॉर्मर्स इन द डीलिंग विद इन वीमेंस इश्यूज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहे हैं, जब अंग्रेजों के गुलाम थे। उस टाइम पर राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती और सर सैयद अहमद खान, जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हैं, जिनको आप समाज सुधारक कहते हो, इन्होंने किस किस तरीके से काम किया है फॉर द वीमेंस के लिए क्या क्या काम किया है। देखने को मिलता है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वीमेंस ने हमेशा से फेस करी है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो मैरिज के फील्ड में हो, चाहे विडो रीमैरिज हो। अलग अलग फैक्टर्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया गया है, वो जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने किया है। तो रिफॉर्मर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सोसाइटी को एकजुट करने के लिए। और जो मेल एंड फीमेल बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, दोनों के दोनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से दोनों के दोनों प्लेयर्स को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने काम किया है। और देखा गया कि सोसाइटी में वीमेंस की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसी वजह से वीमेंस को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, काम किया गया है। पहला हम रीड करते हैं, द एंटी सती कैंपेन बाय द राजा राम मोहन रॉय इन बंगाल हु एस्टैब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज इन 1828। ब्रह्मो समाज ने एक तरीके से सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया। एंड कैंपेन अगेंस्ट सती, चाइल्ड मैरिज एंड एफर्ट्स वर मेड फॉर द विडो रीमैरिज। और जो विधवा का जो दोबारा से विवाह करने की जो प्रक्रिया है उसको चलाया गया। अगर वो चाहती हैं वो दोबारा से शादी करना, तो कोई भी इनको रोकेगा नहीं, बट किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है। अगर वो शादी करना नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं है, अगर वो चाहती है तो कोई उन्हें रोकेगा भी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया और विडो यानी कि विधवाओं की दोबारा से अगर शादी करना चाहे तो वो कर सकती हैं। तो यानी सभ्य समाज की स्थापना के लिए काम इन्होंने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट आता है ज्योतिबाई फुले हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज वॉज अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने यहाँ पर काम किया है। क्योंकि देखने को मिलता है कास्ट जेंडर, इनमें बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, यानी दंगे हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कम करेंगे तो एक यूनिटी डेवलप होती है। जिस
सोसाइटी में यूनिटी होगी वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो अप हो पाएगी। और जहाँ पे कम्युनल राइट्स होंगे, दंगे होंगे, वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिप्राइव होती चली जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, आप अपने जो चीज़ें होती हैं उनका नुकसान करना स्टार्ट कर देते हो। देखने को मिलता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे आग लगा देते हैं, अलग अलग चीज़ों को नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। और पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि लोगों का ही नुकसान हो रहा है इससे। तो इन सब चीज़ों को कम किया जाएगा, अगर जातिवाद की राजनीति को कम किया जाएगा, सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाएगा, तो डेफिनेटली वी वर्क वेरी वेल। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अमंग मुस्लिम वर्स लीड बाय सर सैयद अहमद खान हु वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। यानी इस्लाम में जो जो प्रॉब्लम्स थी उसमें भी ऐसा है कि जो गर्ल्स की एजुकेशन उस पर कम फोकस किया गया है। तो किस तरीके से हम अपनी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, जो इस्लाम को मानती हैं, उनको भी किस तरीके से आगे लेके आ सकते हैं, उनको भी किस तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, उनको भी किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और उनके भी ड्रीम्स को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है आपके पास दयानंद सरस्वती जी, ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। तो दयानंद सरस्वती ऑफ द आर्य समाज वर्क फॉर द वीमेन एजुकेशन, वीमेन्स के एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। एंड ट्रेनिंग एज द आर्ट ऑफ हाउस कीपिंग एंड द हैंडीक्राफ्ट फॉर रेयरिंग चिल्ड्रन। यानी कि घर संभालते वक्त भी आपको हाउस कीपिंग आनी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में आपको काम आना चाहिए, कढ़ाई बुनाई के सेक्टर में आपको काम आना चाहिए। तो सारे के सारे कामों को आपको सीखना चाहिए। तो दयानंद सरस्वती जी इस चीज़ के ऊपर फोकस वहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप पढ़ के जरूर जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सप्लेन द मीनिंग, अरे क्या हो रहा है ये, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म अनटचेबिलिटी अलॉन्ग विद द डायमेंशन। यानी कि जो अनटचेबिलिटी है ये क्या है, समाज के लिए काफ़ी एक घातक सिद्ध होती है। इसी वजह से अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया भारत के संविधान में भी। और अनटचेबिलिटी को अगर अबॉलिश कर दिया गया, इट मीन्स हम सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं यानी पब्लिक टू पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना चाहते हो। और जब भी पब्लिक टू पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी, इस मीन्स द एजुकेशन लेवल काफ़ी इंक्रीज होता चला जाएगा और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, और एक सभ्य समाज की स्थापना वहीं से ही पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया भारत के संविधान में भी, और फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है अनटचेबल प्रिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग सोशल सैंक्शंस अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द खास लोकेशन लोकेटेड इन द बॉटम ऑफ द प्योरिटी पॉपुलेशन के लिए। यानी जो सब बॉटम में आते हैं, सबसे नीचे जो लोग आते हैं जाति के आधार पर, उनके साथ आप एक्सक्लूसिव यानी कि उनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हो, उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते हो, उन्हें किसी भी स्थान पे ज़्यादा जाने से आप रोक नहीं सकते हो। तो ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। और ह्यूमिलेशन को तो बिल्कुल बंद कर दिया गया। आप ह्यूमिलेशन करेंगे इस मीन्स भारत के जो आर्टिकल्स हैं सीआरपी, ऐसे अधिकार जो होते हैं आपके, उसके अधिकार जो आपको सीआरपीएफ है उसके थ्रू आपको क्या दिया जाएगा, सजाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉइटेशन जो है आपका, ये रोका जाएगा। ठीक है, सॉरी सीआरपीसी, सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, कुछ और ही बोल दिया मैं, सीआरपीएफ बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, सीआरपीसी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ एक्सप्लेन हाउ इंडिया एज एन स्टेट, हाउ एक्सप्लेन हाउ इंडिया एज एन स्टेट हैज एन इमर्ज इन कल्चरल डाइवर्सिटी। ये आपको थोड़ा समझना है कि इंडिया ने किस तरीके से अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को वर्ल्ड के पूरे जो कंट्रीज हैं उनके सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि देखने को मिलता है यहाँ पे हर स्टेट में अलग भाषा बोली जाती है। हर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, अलग अलग तरीके से हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखने को मिलता है कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होने के बाद भी इतनी हम तरक्की की है, इतने विश्व में आगे हम बढ़े हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो पहला देखने को मिलता है कि भारत के संविधान में सभी जो धर्म है उनको समान माना गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ताकि कम्युनल राइट्स वगैरह ना हो, इसके लिए भी हमारे संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो इंडिया मैनेज देयर कल्चर डाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ एन पीपल एथनिक ग्रुप्स एंड द मोरल वैल्यू। यहाँ पे ध्यान देना है, इंडिया मैनेज देयर कल्चर डाइवर्सिटी को हमने मैनेज किया विद द हेल्प ऑफ एन एथनिक ग्रुप। कहीं पे भी किसी भी एथनिक ग्रुप में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सबकी मोरल वैल्यूज़ को इक्वल हमने यहाँ पर रखा है। इसी वजह से इंडिया की सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स होने के बाद भी डेवलप करती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हेल्प मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ऑन द सेम प्लेन। यानी कि जो मेजोरिटी है चाहे माइनॉरिटी है, वो सभी लोगों को एक ही नज़र से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के साथ यहाँ पर शोषण हो। इवन देखने को मिलता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की संख्या है वो कम होती चली जा रही है, पर भारत में ऐसा नहीं है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, यहाँ पे कम तो नहीं हुई है। इस मीन्स हम सभी धर्मों के यहाँ पर समान रूप से सम्मान करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडियन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो अंडरस्टैंड द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो समाज को एकजुट रखने में सहायक है, वो भी हमारे लोगों की परेशानी को समझती है एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व इट, उसको
रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। एंड द कॉन्फ्लिक्ट, जो उनके बीच में जो विरोधाभास है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, इसको भी प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके लिए भी काम करती हुई नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एबल टू मोबिलाइज लार्ज नंबर ऑफ एंड पीपल। एंड मोबिलाइज कर लेना मतलब क्या है कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी को समझना, उनकी नीड्स को समझना, उसके हिसाब से काम करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन स्किल रिसोर्सेज लाइक एन रिवर वाटर जॉब्स गवर्नमेंट फंड मस्ट बी शेयर्ड। अब ऐसा हो सकता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो शेयर ना हो रहे हो। जब नेचुरल रिसोर्सेज शेयर नहीं होते तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो लॉज हैं वो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जो हमारी जुडिशरी है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी है, सभी बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसी वजह से कोई भी इशू होता है इसको बेहतर से बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और समाज को बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी वजह से हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थैंक फॉर वॉचिंग एवरीवन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए।